अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स एंड फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज़म। इसके अलावा जो है हम इस वीडियो के ज़रिए जो है ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म, और इन दोनों इज़म्स के दरमियान यानी सोशलिज़म और कम्युनिज़म के दरमियान कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है और किस तरह जो है ये दोनों सिस्टम जो है सोशलिज़म और कम्युनिज़म जो है वो किस लेवल पे जाकर जो है एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो इस वाले से भी बात होगी और इसके अलावा जो है सोशलिज़म के जो बुनियादी असूल हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जानने की भी कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के मतलब जो है आपका जो कीमती फीडबैक है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज़म। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ सोशलिज़म? सोशलिज़म क्या है? सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक theory of social organization which advocates that the means of production, distribution of production and exchange of production should be owned or regulated by the state as a whole। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो सोशलिज़म है क्या है। तो पहली बात तो ये है कि सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी। तो इसका तल्लुक है वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी है और किसी भी रियासत या किसी भी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो उसका जो मुआशी निज़ाम होता है, ये उसके साथ भी ताल्लुक़ रखती है। तो सोशलिज़म जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी भी है और इसके साथ साथ जो है ये एक इकोनॉमिक थ्योरी भी है। एक किस किस्म की थ्योरी है? सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये जो सोशलिज़म है ये इसकी सोच और इसकी फ़िक्र या ये नज़रिया ये है विच एडवोकेट्स डेट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से यहाँ मुराद है ज़राए पैदावार। ज़राए पैदावार से मुराद वो तमाम ज़राए होते हैं जिनसे जो है मुनाफा हासिल किया जाता है, प्रॉफिट हासिल किया जाता है। तो ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, और उन ज़राए पैदावार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा जो है एक्सचेंज ऑफ दोज सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो ज़राए पैदावार की प्रोडक्शन और ज़राए पैदावार की जो एक्सचेंज है उसके ऊपर जो स्टेट है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए और स्टेट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो ज़राए पैदावार के मुतल्लिक़ जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको रेगुलेट करेगी। तो इश्तराकियत जो है बुनियादी तौर पे एक ऐसा सियासी और मुआशी निज़ाम है जिसमें जो ज़राए पैदावार हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो रियासत की मलकियत में होते हैं या वो इज्तिमाई मलकियत में होते हैं, और फिर उस इज्तिमाई मलकियत से माशरे के तमाम अफराद जो हैं वो यकसा तौर पर, मुसावी तौर पर इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वो उन वसाइल से या उन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ज़राए पैदावार हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। और उन वसाइल के ऊपर, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है किसी फ़र्द का निजी कंट्रोल या प्राइवेट जो ओनरशिप है वो उसकी नहीं होती। आइए इसको दोबारा देखिएगा। सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट एज ए होल। यानी जो सोशलिज़म है वो एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तमाम ज़राए पैदावार जो हैं वो रियासत की मलकियत में होंगे, रियासत के कंट्रोल में होंगे,
और रियासत के कंट्रोल में होने का मतलब ये होता है कि रियासत उन वसाइल को या वो जो ज़राए पैदावार हैं उनको बाकी तमाम मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए जो है वो ख़र्च करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ समझा जा सकता है कि इश्तराकियत यानी सोशलिज़म जो है से मुराद एक ऐसा पैदावारी निज़ाम है जिसमें तमाम ज़राए पैदावार जो होते हैं वो मुश्तरका मलकियत में होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी ख्याल की जाते हैं और उसमें उस पर तमाम अफराद का यकसा हक़ होता है, या वो तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो अफराद की यकसा फ़लाह बहबूद जो है इक्वल बेसिस के ऊपर जो वेलफेयर है उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सोशलिज्म इज़ बेसिकली ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी एमिंग एट द equal distribution of wealth through collectivization of all means of production and sources of income in the general interest of the society. Dear students, कमोबेश पहले वाली बात जो है उसको मुख्तलिफ अल्फाज के साथ यहाँ पे दोहराया गया है। सोशलिज़म क्या है? सोशलिज़म इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी। यहाँ तक तो बात हो चुकी है, तो आपने पहली बात ये रखनी है कि सोशलिज़म जो है एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है और इसके साथ साथ जो है ये एक इकोनॉमिक थ्योरी भी है। एमिंग एट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो सोशलिज़म का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम ये होता है कि तमाम जो ज़राए पैदावार हैं, तमाम जो ज़राए पैदावार हैं वो मुसावी तौर पर माशरे के तमाम अफराद के दरमियान तकसीम हों, यानी उनके ऊपर तमाम लोगों का मुसावी हक़ हो और उससे तमाम जो अफराद माशरा हैं वो यकसा तौर पर जो है उससे इस्तिफ़ादा जो है कर सकते हों। एमिंग एट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू कलेक्टिवाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोर्सेस ऑफ इनकम। तो वो कैसे करेगी? जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनसे हम मुनाफा हासिल करते हैं, कारोबार करते हैं, सरमाया हासिल करते हैं, जैसे ज़मीन है, कारखाना है, फैक्ट्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम हैं या सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट हैं, तो वो तमाम जो हैं उनके ऊपर जो है वो माशरे के तमाम अफराद की मुश्तरका जो है उसको मलकियत जो है वो ख्याल किया जाएगा। एंड सोर्सेस ऑफ इनकम इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनके ऊपर किसी एक फ़र्द का या किसी एक तबके का जो है वो कंट्रोल ना हो, बल्कि इससे माशरे के तमाम अफराद जो हैं इक्वली जो हैं वो उससे इस्तिफ़ादा जो है वो कर सकते हों। तो कम्युनिज़म जो सोशलिज़म है, सोशलिज़म बेसिकली उसका जो बुनियादी मकसद है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि ज़राए पैदावार जो हैं उसके ऊपर माशरे के तमाम अफराद का हक़ होना चाहिए, ताकि माशरे के तमाम अफराद जो हैं वो मुसावी बुनियादों के ऊपर यकसा तौर पर जो है उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें और अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बेहतरी पैदा कर सकें। तो यही जो है वो सोशलिज़म का बुनियादी मकसद है कि आमदनी जो है सोर्सेस ऑफ इनकम जो हैं उसके अंदर जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए, मुसावात होनी चाहिए और हर एक शख्स से उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी जो काबिलियत है उसके मुताबिक काम लिया जाना चाहिए और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है दिया जाना चाहिए। तो हर शख्स से उसकी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक उससे काम लिया जाएगा। ये स्टेट फ़ैसला करती है कि किस फ़र्द के अंदर कौन सा काम करने की सलाहियत है, तो उससे वही काम लिया जाएगा जिसके काम करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। और इस बात का तयन भी सोशलिज़म के अंदर स्टेट ही तयन करती है कि एक फ़र्द की क्या ज़रूरियात हैं और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, और उनको प्रोवाइड करना फिर रियासत की जो है वो ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो हर शख्स से उसकी काबिलियत के मुताबिक, उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम लिया जाएगा और हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो रियासत जो है वो फैसिलिटेट करेगी, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसका मुआवजा जो है वो देगी। तो ऐसा सिस्टम जो है जिसमें कलेक्टिव प्रॉपर्टी हो या कलेक्टिव जो है जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम हैं वो कलेक्टिव ऑनरशिप उनके ऊपर हो, पूरी सोसाइटी की ऑनरशिप हो, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो सोशलिज़म कहा जाता है। दोबारा इसको देखिएगा, सोशलिज़म इज़ बेसिकली ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी एमिंग एट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू collectivization of all means of production and sources of income
इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सोशलिस्ट मूवमेंट emerged as a reaction of the oppression and exploitation of working classes at the hands of the capitalist। तो जो सोशलिज़म है बेसिकली जो है इस तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो सोशलिज़म और कम्युनिज़म जो है ये दोनों जो नज़रियात हैं ये बेसिकली कैपिटलिज़म जो है या जो कैपिटलिस्ट तबका है उसके रिएक्शन के अंदर जो है वो डेवलप हुए हैं। इस तहरीक का आगाज़ जो है वो कम्युनिज़म और जो कैपिटलिज़म है उसके रद्द अमल में जो है इस तहरीक का आगाज़ हुआ। तो कैपिटलिज़म जो है जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहा जाता है, तो कैपिटलिज़म एक ऐसा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल को जो है, फ़र्द को जो है ज़ाती मलकियत यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक़ हासिल होता है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेल कर सकता है, उससे प्रॉफिट हासिल कर सकता है और उस प्रॉफिट को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे उसको खर्च कर सकता है। तो रियासत जो है उसका बरह रास्त इस बात के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। रियासत उसके ऊपर मामूली सा जो है उसकी खरीदो फरोख्त के ऊपर टैक्स वसूल करती है। उसके बाद उस फ़र्द की मर्ज़ी होती है कि वो उसके साथ क्या सलूक करता है। लेकिन जो सोशलिज़म है उसमें फ़र्द को ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे या वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे जो है तमाम जो सोर्सेस ऑफ इनकम हैं वो स्टेट की मलकियत होते हैं, वो सोसाइटी की कलेक्टिव जो है वो ऑनरशिप में चले जाते हैं और उनका मकसद होता है कि ताकि मुआशरे के तमाम अफराद जो हैं उनके लिए यकसा जो है वो फ़लाह बहबूद के प्रोजेक्ट चलाए जा सकें और जो दौलत है उसके ऊपर किसी एक तबके का या चंद अफराद का जो है कब्ज़ा ना हो। तो कैपिटलिज़म जो है इसका नुकसान ये होता है कि जो सोसाइटी होती है वो हैव और हैव नाट के दरमियान जो है वो तकसीम हो जाती है। यहाँ हैव से मुराद जो वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया होता है, दौलतमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा वसैल होते हैं, और दूसरा तबका जो है वो है हैव नॉट। तो हैव नॉट से मुराद वो ये है जिनके पास वसैल नहीं होते या वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम होते हैं। तो कैपिटलिज़म जो है जितना मजबूत होगा, जितना मुस्तहकम होगा, सोसाइटी जो है वो हैव और हैव नॉट के दरमियान तकसीम हो जाएगी और इन दोनों तबकात के दरमियान जो है इतना ज़्यादा गैप पैदा हो जाएगा और जो हैव नॉट सोसाइटी है जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम होगी, जो वर्कर्स क्लास होगी, वो ये समझेगी कि हमारी गुर्बत और हमारी परेशानियाँ, हमारे दुखों और हमारे मसाइल का असल सबब जो है ये सरमायादार तबका है। तो वो क्या करेंगे, वो सरमायादारों के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। तो जब सरमायादाराना निज़ाम जो है ये अपने अरूज की तरफ जा रहा था तो जो वर्कर क्लास थी उसके मसाइल में इजाफ़ा हो रहा था। तो वो मेहनत भी करते थे, काम भी करते थे, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगियों का सरमायादारों के साथ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके साथ कंपैरिजन करते थे तो उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारी जो है महरूमियाँ जो है नज़र आती थी। तो नतीजा क्या निकला कि इसके रद्द अमल में जो है इस तहरीक का आगाज़ हुआ कि जो ज़राए पैदावार हैं वो किसी एक फ़र्द या चंद अफराद की मलकियत नहीं होनी चाहिए बल्कि मुआशरे के तमाम अफराद की कलेक्टिव जो है वो ऑनरशिप उनके ऊपर होनी चाहिए और वो रियासत की मलकियत में होनी चाहिए और रियासत जो है उन वसाइल को मुआशरे की तमाम अफराद की जो बेटरमेंट है, जो वेलफेयर है, उसके ऊपर जो है उनको इस्तेमाल करेगी। तो मुख्तसर तौर पे ये है कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो कैसे उसका आगाज़ हुआ, कैसे उसका इर्तिका हुआ। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये उसके ख़िलाफ़, उसके रद्द अमल में जो है ये वजूद में जो है वो आई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशलिज्म वाज पोर्ट्रेट इट्स मोर साइंटिफिक मैनर बाय कार्ल मार्क्स। जो सोशलिज्म है या जो मार्क्सिज्म है या फिर कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म को इस दुनिया के सामने जो है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से या साइंटिफिकली जो है कार्ल मार्क्स ने जो है वो पेश किया है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो शख्स है जिसको फादर ऑफ द मॉडर्न कम्युनिज्म जो है वो कहा जाता है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली है एवोल्यूशन ऑफ
सोशलिज़म, तो सोशलिज़म का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका इर्तिका कैसे हुआ? तो इसके अगर इर्तिका देखा जाए तो इसका इर्तिका तो जो है वो एंशिएंट ग्रीक से हो गया था, कदीम यूनान में। प्लेटो ने बाकायदा तौर पे जो है अपनी कम्युनिस्ट थ्योरी पेश की है, लेकिन इसको साइंटिफिकली जो है और ज़्यादा जो इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में जो है सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने पेश किया है। इसलिए जो है कार्ल मार्क्स को जो है फादर ऑफ द मॉडर्न कम्युनिज्म कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है उसका जो फ़लसफ़ा है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। नेक्स्ट क्या है, बट द सोशलिस्ट फिलासफी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक एंशियंट ग्रीक थ्रू ancient Greek thoughts when Plato presented the philosophy of communism in his book The Republic। तो अगरचे मौजूदा दौर में जो है कार्ल मार्क्स ने इस नज़रिए को पेश किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ल मार्क्स से पहले जो है ये नज़रिया जो सोशलिज़म है या कम्युनिज़म है इसका कोई वजूद नहीं था। तो इससे पहले जो है जो प्लेटो है जिसका तल्लुक़ कदीम यूनान के साथ था, एंशिएंट ग्रीक के साथ था, तो वहाँ भी जो है एंशिएंट ग्रीक के अंदर जो है एक प्लेटो ने जो है इसको बाकायदा तौर पे जो है पेश किया था। लेकिन जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म है, जो प्लेटो के कम्युनिज़म के ऊपर मबनी नज़रियात हैं और कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, बट द फिलासफी ऑफ द सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स डिफर्स फ्राम द प्लेटोस कम्युनिज़म। तो डियर स्टूडेंट्स, but the philosophy of socialism of Karl Marx differs from the Plato's communism। तो कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है और जो प्लेटो की फ़िलासफ़ी ऑफ कम्युनिज़म है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। वो क्या बुनियादी फ़र्क है? टू कार्ल मार्क्स इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया है उसमें माशरे के तमाम अफराद जो हैं उनके लिए है, यानी वो फ़र्क नहीं करता कि ये रूलिंग क्लास के लिए होगा या ये एक लेमैन के लिए होगा। तो माशरे के तमाम अफराद जो हैं उसके नज़दीक जो है वो उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा और किसी भी माशरे के फ़र्द को ज़ाती मलकियत यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। लेकिन जो प्लेटो है उसकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म है उसमें वो हाफ कम्युनिज़म की बात करता है और जो रूलिंग क्लास है उसको वो कहता है कि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उनको जो है वो प्रॉपर्टी रखने का हक देता है। इसलिए जो प्लेटो का जो फ़िलासफ़ी ऑफ कम्युनिज़म है उसको हाफ कम्युनिज़म कहा जाता है, यानी वो माशरे के तमाम अफराद के लिए नहीं, माशरे के तमाम तबकात के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जो है वो उसका कम्युनिज़म जो है वो रूलिंग क्लास के लिए है और उसमें वो जो हुक्मरान हैं उनके लिए और जो फ़ौजी हैं, मिलिट्री है, उनके लिए वो कम्युनिज़म को जो है वो पाबंद करता है कि इन दोनों तबकों को ज़ाती मलकियत रखने का हक़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाकी वर्किंग क्लास हैं उनको वो मलकियत रखने का हक़ देता है। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो किसी भी शख्स को जो है हक़ मलकियत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो प्लेटो है उसकी थ्योरी को जो है हाफ कम्युनिज़म का नाम भी दिया जाता है। दोबारा पूरी स्लाइड को देखिएगा। सोशलिज्म वाज पोर्ट्रेट इन मोर साइंटिफिक मैनर बाय कार्ल मार्क्स, but the socialist philosophy can be traced back to the ancient Greek thoughts when Plato presented the philosophy of communism in his book The Republic, and but the philosophy of socialism of Karl Marx differs from the Plato's communism. To Marx it is applicable to the whole society, यानी कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो कम्युनिज़म है वो पूरी सोसाइटी के लिए होगा, while the Plato's communism is applicable only on the रूलिंग क्लास। तो प्लेटो के मुताबिक जो है ये सिर्फ रूलिंग क्लास के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो वर्किंग क्लास है वो उसके ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है जी, सोशलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक system with the aim of creating a society in which everyone has an equal opportunity to benefit from a country's wealth। ये डेफिनेशन जो है
थोड़ा सा और इस अप्रोच को या इस थ्योरी को वाज़ेह कर रखी है। सोशलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये बात तो रिपीट हो गई है कि ये बात हमारे ज़हनशीन हो गई कि सोशलिज्म जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी है या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है विद द एम ऑफ क्रिएटिंग ए सोसाइटी, जिसका मकसद है एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, एक ऐसी रियासत जो है वो कायम करना इन विच एवरी वन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसमें एवरी वन हर शख्स जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है हर शख्स जो है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यकसा मौके होने चाहिए टू बेनिफिट फ्राम कंट्रीज़ वेल्थ, कि वो रियासत के वसाइल से यकसा तौर पे फ़ायदा हासिल कर सके, यकसा तौर पे इस्तिफ़ादा कर सके। तो रियासत की जो मलकियत है वो माशरे के तमाम अफराद के लिए यकसा तौर पे होनी चाहिए। ये है कम्युनिज़म सोशलिज़म। ये है कि हम चूँकि बेसिकली सोशलिज़म को डिस्कस कर रखे हैं, तो यानी रियासत के जो ज़राए पैदावार हैं, रियासत की जो मलकियत है उससे माशरे के तमाम अफराद को जो है इक्वल बेसिस के ऊपर जो है फ़ायदा होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो है ज़्यादा जो है आसान अल्फाज में भी है, तो लाजमी तौर पे जो है आप इससे मदद लेकर जो है इसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वन की डिफरेंस बिटवीन सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन हमसे पूछा भी जाता है ये टर्म्स में क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म, तो सोशलिज़म और कम्युनिज़म के दरमियान क्या फ़र्क है, पहले हम इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करूँगा। तो डिफरेंस बिटवीन सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म इज़ द वे इन विच each of these economic philosophies might be realized in a society. Communism would result from a violent overthrow of the status quo, while socialism should result from a gradual internal change. तो चेंज की बात हो रही है बेसिकली। जो कैपिटलिज़म है, क्वेश्चन ये है, फिनोमेना ये था, सवाल ये था कि कैपिटलिज़म को जो है किस तरह चेंज किया जाए, किस तरह उसको रिप्लेस किया जाए सोशलिज़म के साथ। तो ये चेंज कैसे आएगी? जो दोनों जो नज़रियात हैं वो इस चेंज के बारे में जो है दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ज़रा आपको तफसील से समझा दूँ कि एक ख़ास लेवल तक कम्युनिज़म और सोशलिज़म का मफहूम एक ही है। दोनों जो है एक ही जो है वो दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है, दोनों की डेफिनेशन भी एक ख़ास लेवल के हद तक एक है। लेकिन जब इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है कि ये कैसे होगा, तो उसके बाद जो है इन दोनों के दरमियान फ़र्क कायम हो जाता है। तो एक लेवल के ऊपर आकर दोनों में जो है वो दोनों के फीचर्स कॉमन हैं, और दूसरे स्टेज के ऊपर जाकर जो है दोनों एक दूसरे से डिफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें इनके अंदर हैं वो क्या हैं? दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों थेरीज जो हैं सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म जो हैं वो कैपिटलिज़म का ख़ात्मा चाहती हैं। क्या चाहती हैं? कैपिटलिज़म जो है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। कम्युनिज़म का भी यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है, और जो सोशलिज़म है उसका भी बेसिक और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? कैपिटलिज़म को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोनों थेरीज जो हैं, जो दोनों नज़रियात हैं सोशलिज़म और कम्युनिज़म जो हैं वो कैपिटलिज़म को ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर टू क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं, सोर्स ऑफ इनकम हैं, दोनों जो नज़रियात हैं, दोनों नज़रियात के जो हामी फ़िलासफ़र्स हैं वो उनको रियासत की मलकियत में देना चाहते हैं। स्टेट ऑनरशिप होनी चाहिए, पब्लिक ऑनरशिप होनी चाहिए, किसी भी फ़र्द को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं होना चाहिए। तो पहला उनके दरमियान कॉमन पॉइंट क्या है? कैपिटलिज़म का ख़ात्मा किया जाए। नंबर 2 स्टेट ऑनरशिप होनी चाहिए। नंबर 3 प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल को निजी मलकियत या प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक हासिल जो है वो नहीं है। तो यहाँ तक सोशलिज़म में और कम्युनिज़म के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। दोनों नज़रिए जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख़ात्मा चाहते हैं। दोनों नज़रियात जो हैं वो सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा चाहते हैं, और दोनों नज़रियात जो हैं वो फ़र्द की निजी मलकियत के भी ख़िलाफ़ हैं।
तो दोनों नज़रियात जो हैं इस नज़रिए को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं हैं। अब जहाँ पे ये फ़र्क पैदा होता है, तो दोनों नज़रियात जो हैं एक ख़ास लेवल तक इनके जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कॉमन हैं। अब इनके दरमियान फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि दोनों नज़रियात क्या चाहते हैं कि कैपिटलिज्म का ख़ात्मा हो और इंडिविजुअल जो है उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रियासत जो है वो अपने पास ले ले। लेकिन कहा जाता है कि ये कैसे होगा? अब दो यहाँ पे आकर जो है जो कम्युनिस्ट लोग थे वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक तबका वो है कि जो ये चाहता है कि कैपिटलिज्म का ख़ात्मा और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ख़ात्मा जो है वो ताकत के ज़ोर पे किया जाएगा, वो तशद्दुद के ज़ोर पे किया जाएगा और लोगों से प्रॉपर्टी लेकर उसको रियासत के पास देने के लिए वायलेंस इस्तेमाल किया जा सकता है और फोर्स इस्तेमाल की जाएगी और एक इनकलाब रेवोल्यूशन जो है वो आएगा, एक खूनी इनकलाब आएगा और जो लोग इस मकसद के में मज़ाहमत करेंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो लोग जो ताकत के ज़ोर पे क्या ये जो कैपिटलिज्म है उसका ख़ात्मा चाहते थे और जो स्टेट ओनरशिप के हक़ में थे और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करना चाहते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने के लिए और कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए ताकत के इस्तेमाल के हामी थे, उन लोगों के लिए कम्युनिज़्म की टर्म इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा तबका वो है जो ये चाहता है कि ये जो काम है इसको एक एवोल्यूशनरी तरीके से किया जाए, एवोल्यूशन के ज़रिए किया जाए, रेवोल्यूशन की बजाय वो एवोल्यूशन के ऊपर जो है वो बिलीव करते थे। इर्तिकाई अमल के ज़रिए जो है ये काम किया जाए, यानी जो कैपिटलिज़म है उसको ख़त्म करने के लिए, सरमायादाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको ख़त्म करने के लिए एवोल्यूशनरी स्टेजेस के ऊपर जो है वो काम किया जाए, यानी आस्ता आस्ता जमहूरी तरीके से काम किया जाए। और ये जो लोग थे ये इर्तिकाई अमल के साथ साथ ये जमहूरी अमल के भी हामी थे और पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है कानून साजी करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर जो है ये फ़र्द की निजी मलकियत जो है उसको रियासत की तहवील में देना चाहते थे। तो ये जो तबका पुरअमन तरीके से एवोल्यूशनरी और पीसफुली जो है वो ये काम करना चाहता है उसको हम सोशलिज्म कहते हैं या सोशलिस्ट कहते हैं। और जो ताकत के ज़ोर पे करना चाहते हैं, जो वायलेंस करते हैं, जो पावर फोर्स इस्तेमाल करते हैं और जो रेवोल्यूशनरी हैं, यानी रेवोल्यूशनरी अचानक इनकलाब लाना चाहते हैं, वो कम्युनिस्ट कहलाते हैं। तो ये दोनों नज़रियात जो हैं इनमें ये जो है वो कॉमन फैक्टर जो है पाया जाता है। और उसके बाद जो है जो सोशलिज़म है, जो सोशलिस्ट हैं ये जमहूरियत के हामी हैं और ये जमहूरी अमल को जारी रखना चाहते हैं और ये रियासत के भी हामी हैं, ये रियासत को भी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, वो रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और वो एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जब कम्युनिज़्म अपने अरूज के ऊपर चला जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएगा, तो फिर स्टेट की ज़रूरत नहीं रहेगी और एक पहले लेवल के ऊपर क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी और दूसरे लेवल के ऊपर जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो कायम हो जाएगी। तो वो गोया रियासत का भी ख़ात्मा चाहते हैं और गैर तबकाती माशरे का भी क़याम चाहते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट हैं वो रियासत के हामी हैं, वो रियासत जैसे अदारे को कायम रखना चाहते हैं और रियासत को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा वो जमहूरियत पसंद हैं। जमहूरी अमल के ज़रिए जो है वो ये जो सोशलिज़म के जो बुनियादी नज़रियात हैं इनको जो है वो कायम रखना चाहते हैं। तो ये दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क पाया जाता है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। आप ना इस बात के ऊपर फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इसमें कोई और कन्फ्यूजन आपको हुई तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है और इसके ऊपर जो है बात जो है वो इंशाल्लाह आपसे करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, बोथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन क्रिएटिंग मोर इक्वल सोसाइटी एंड रिमूवल ऑफ द क्लास प्रिविलेज।
तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों करते हैं कि जो इक्वल जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो क्लासलेस होनी चाहिए, इक्वल बेसिस जो है के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इक्वल बेसिस के ऊपर जो है माशरे के तमाम अफराद के लिए ओपन होना चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है। और रिमूवल ऑफ द क्लास प्रिविलेज, और जो क्लास प्रिविलेज हैं यानी किसी ख़ास तबके के लिए जो है कवानीन और हों, प्रिविलेज और हों, और वर्किंग क्लास के लिए और हों, तो इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तो ये दोनों इसके ऊपर जो है वो एग्री करते हैं। द मेन डिफरेंस इज़ दैट सोशलिज्म इज़ कंपेटिबल विद डेमोक्रेसी। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि जो सोशलिज्म है वो जमहूरियत को जो है वो कायम रखना चाहता है, जमहूरियत के हक़ में है, एंड लिबर्टी, और वो फ़र्द को जो है वो फ़र्द की आज़ादी का भी हामी है। वेयर एज कम्युनिज्म इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड स्टेट इक्वल सोसाइटी, तो वो इक्वल सोसाइटी तो कायम रखना चाहता है थ्रू एन अथॉरिटेरियन स्टेट। तो कम्युनिज़म जो है वो जमहूरियत पसंद नहीं है, बल्कि वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट यानी डिक्टेटरशिप का वो हामी है, और एक अब्सोल्यूट जो डिक्टेटरशिप है वो कायम करके जो है वो ये रेवोल्यूशन लाना चाहता है, और कैपिटलिज्म को ख़त्म करके वो कम्युनिज़म लाना चाहता है। तो वो इस मकसद के लिए जो है वो रेवोल्यूशन को पसंद करता है, विच डिनाइज बेसिक लिबर्टीज़। तो इसमें जो फ़र्द के जो बुनियादी हुकूक हैं जो कम्युनिज़म है वो उसको जो है वो ख़त्म कर देना चाहता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है मोस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 2002। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो है कौन कौन से मुल्क हैं जो सोशलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, या जिनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशलिज्म के ऊपर जो है बिलीव करता है। तो ये कौन कौन से मुल्क हैं? इसमें चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फेडरेशन ऑफ रशिया है, क्यूबा है, वियतनाम है, और नॉर्थ कोरिया है। ये वो मुल्क हैं जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सोशलिज्म के ऊपर जो है बेस कर रखा है। लेकिन जुज़वी तौर पे जो है बहुत सारे मुल्क के अंदर जो है सोशलिज्म जो है वो उसके असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये वो मुल्क हैं जो आप यूँ समझ लें कि इनका बेशतर सिस्टम जो है वो सोशलिज्म के ऊपर मबनी है, जिसमें चाइना, रशिया, क्यूबा, वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जो हैं वो शामिल हैं। एक वक्त था जो वर्ल्ड वार सेकंड से पहले जो है और ये जो रशियन रेवोल्यूशन जब आया था तो उसके बाद जो मशरकी यूरोप था उसके बहुत सारे मुल्क जो हैं वो भी कम्युनिज़म और सोशलिज़म से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। लेकिन जब से जो रशिया है, जो USSR है, उसका ख़त्मा हुआ है तो उसके बाद वहाँ पे जो है वो कैपिटलिज़म जो है वो आ गया है। और सोशलिज़म आप यूँ समझ लें कि दुनिया के सिर्फ चंद मुल्क में है, और ये बेसिकली जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कैपिटलिज़म के हामी हैं उनके हाँ जो है इसकी कतन जो है कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। इसलिए आप इन मुल्कों में से कोई भी मुल्क जो है वो यूरोपियन स्टेट जो है वो नज़र नहीं आती। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है जी। तो व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ सोशलिज़म? सोशलिज़म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए प्राइमरी गोल ऑफ सोशलिज़म इज़ सोशल इक्वालिटी। तो वो माशरे के अंदर जो है ये जो क्लास सोसाइटी है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान, हैव नॉट के दरमियान जो फ़र्क है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और एक इक्वल बेसिस के ऊपर सोसाइटी का क़याम चाहते हैं जिसमें माशरे के तमाम अफराद जो हैं उनका स्टेटस जो है वो बराबर हो। तो एक ऐसा माशरा जिसमें सबका सोशल स्टेटस जो है वो एक जैसा हो, जिसमें ना तो कोई ताकतवर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई सरमायादार हो, ना कोई वर्कर हो, तो सबका स्टेटस जो है बराबर होगा। अब ये जो सोसाइटी के अंदर आपको जो फ़र्क नज़र आता है अमीर और गरीब, जिस बुनियाद के ऊपर हम ये जो हमारे सोशल सिस्टम है हम कायम करते हैं, तो इसके पीछे अगर आप देखें तो दौलत ही कार फरमा होती है। जितनी जिसके पास दौलत होती है उसके मुताबिक ही जो है उसकी क्लास का तयन किया जाता है कि ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, ये सरमायादार हैं, ये ताकतवर हैं, ये कमज़ोर हैं। तो इनके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम कहता है कि जब किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी और प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर ही जो है ये फ़र्क किया जाता है, तो जब किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी
तो फिर ना तो कोई उसमें अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना सरमायादार होगा, ना कोई उसमें जो है वो वर्कर होगा, सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऐसा माशरा कायम करना जिसमें तमाम लोगों की हैसियत, तमाम लोगों का सोशल स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बेस्ड ऑन वंस कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, और उसमें जो दौलत होगी उसको रियासत जो है वो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करेगी जिसमें रियासती वसाइल और दौलत से सब लोगों को यकसा तौर पे जो है वो फ़ायदा होगा। एंड एन इकनॉमिक अरेंजमेंट डेट वुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज होल, और एक ऐसा इकनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा, एक ऐसा सोशल सिस्टम और स्टेट सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें सब लोगों को जो है रियासत जो है वो सर्व करेगी एज ए होल। यानी रियासत ऐसे तालीमी इदारे कायम करेगी, ऐसा जो है वो जो हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स कायम करेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम करेगी जिसमें सब लोगों को जो है यकसा तौर पे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो है इसका अपोजिट कौन सा नज़रिया है, तो वो है कैपिटलिज्म। ये हम पहले बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि सोशलिज्म जो है बेसिकली कैपिटलिज्म के रिएक्शन के तौर पे जो है वो सामने आया है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है किस तरह माशरे के अंदर जो है डेवलप हुआ, किस तरह जो है इसकी मौजूदा शक्ल किस तरह हासिल हुई, तो इसके बारे में जो है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म सोसाइटीज़ पासिस थ्रू 6 स्टेजेस। तो कार्ल मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म थ्योरी पेश की है, तारीख़ की जो मादी ताबीर उसने की है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की जो फ़िलासफ़ी उसने पेश की है, उसमें वो कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो 6 स्टेजेस जो हैं, 6 स्टेजेस हैं वो पास करने के बाद जो है वो आगे बढ़ती है। पहली स्टेज क्या है, स्लेव सोसाइटी। तो पहले मरले के अंदर जो है स्लेव सोसाइटी होती है, यानी ग़ुलाम मुआशरा होता है। दूसरे में जो है वो फ्यूडलिज्म में तब्दील हो जाता है। फिर वो आगे जो डेवलप जब होता है तो वो कैपिटलिज्म में चला जाता है, और नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो सोशलिज्म में आ जाएगा। और सोशलिज्म में जब जाएगा तो जब सोशलिज्म आएगा तो क्या होगा, सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी में तब्दील हो जाएगी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। क्लासलेस सोसाइटी से मुराद है गैर तबकाती मुआशरा। जो कैपिटलिज्म है उसका एक फ़ायदा, उसकी एक फ़ीचर ये है कि कैपिटलिज्म मुआशरे को मुख्तलिफ़ तबकात में तकसीम कर देता है, मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम कर देता है। ये जो हम आपस में करते हैं कि ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोअर क्लास के लोग हैं, ये अपर क्लास के लोग हैं, तो ये जो सोच और फिक्र है ये कैपिटलिज्म जो है पैदा करता है। तो और इसके पीछे कौन से फैक्टर कार फरमा होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कार फरमा होते हैं। तो जब किसी के पास जो है वो जो प्रॉपर्टी नहीं होगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे पीछे से, तो क्या होगा, सबका स्टेटस बराबर हो जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी, जिसको कहते हैं गैर तबकाती मुआशरा। गैर तबकाती मुआशरा क्या है, सब लोगों का स्टेटस बराबर हो जाएगा, उसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई हैव होगा, ना कोई हैव नॉट होगा, सबका स्टेटस बराबर हो जाएगा। तो क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी। फाइनली ग्लोबल स्टेटलेस कम्युनिज्म, और फाइनली जो है एक ऐसा सिस्टम होगा स्टेटलेस, यानी रियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो वजूद में आएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू द मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म सोसाइटीज़ पासिस थ्रू 6 स्टेजेस। नंबर 1 स्टेज कौन सी है, यानी सोसाइटी की पहली स्टेज है स्लेव सोसाइटी, यानी ग़ुलाम मुआशरा कायम होगा। दूसरे नंबर पे ग़ुलाम मुआशरा थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो उसमें फ्यूडलिज़म आ जाएगा। फ्यूडलिज़म में क्या होता है कि कुछ ख़ास लोग जो होते हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते हैं और बाकी वहाँ पे जो है वो मेहनत कश होते हैं, जो उनकी ज़मीनों के ऊपर, उनकी जगीरों के ऊपर जो है काम करने वाले लोग होते हैं और वो उनका भरपूर इस्तेसाल करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जब सोसाइटी और ज़्यादा आगे डेवलप करेगी तो कैपिटलिज़म आ जाएगा, और कैपिटलिज़म जो है जब अपने अरूज को पहुंचेगा और उसमें लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो फिर जो है वो सोशलिज़म आ जाएगा। तो जो पहले बात हो रही थी कि सोशलिज़म जो है वो डेवलप हुआ है एज ए रिएक्शन ऑफ कैपिटलिज़म। तो
कैपिटलिज्म चेंज हो जाएगा सोशलिज्म के अंदर। सोशलिज्म का मतलब है कि जब सोशलिज्म आएगा तो क्लासलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, गैर तबकाती मुआशरा जो है कायम हो जाएगा। तो पहली स्टेज के अंदर क्या होगा, गैर तबका। अब यहाँ तक जो है ये सोशलिज्म है, सोशलिज्म में गैर तबकाती मुआशरा कायम होता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज जो है वो कम्युनिज्म की बात हो रही है कि नेक्स्ट स्टेज के ऊपर होगा क्लासलेस सोसाइटी के बाद स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी। वो कहते हैं रियासत ख़त्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स के नज़दीक जब कम्युनिज्म जो है वो अपने अरूज के ऊपर पहुंचेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो रियासत की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और वो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि बेसिकली रियासत जो है वो अमीरों की, सरमायादारों की एजेंट है, और ये सरमायादारों के मफादात की मुहाफ़िज़ है। ये गरीब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती बल्कि सरमायादारों की एजेंट है और ताकतवर लोगों की एजेंट है, तो लिहाजा वो रियासत के जो है वो ख़िलाफ़ है। लेकिन जो सोशलिज्म है वो रियासत को कायम रखना चाहते हैं और कम्युनिस्ट जो हैं वो रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है जो पहले हम बयान कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। नेशनलाइजेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी ज़राए पैदावार हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, उनको फ़र्द की मलकियत से निकाल कर उनको रियासत की मलकियत में दे दिया जाएगा। इसको कहा जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ज़राए पैदावार को रियासती मलकियत में देना। नंबर 2, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसका दूसरा फीचर ये है कि जो रियासत को इनकम होगी, रियासत के पास जो सरमाया होगा, उसको वो माशरे के तमाम अफराद के दरमियान जो है इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, मसावी बुनियादों के ऊपर जो है वो तकसीम कर देगी। नंबर 3, एरेडिकेशन ऑफ कंपटीशन। तो जो सरमायादाना निज़ाम होता है इसमें कंपटीशन होता है। सरमायादाना निज़ाम चलता ही इस सोच और फ़िक्र के साथ है कि माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान कंपटीशन होता है। तो वो जो है वो चूँकि किसी के पास जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है स्टेट के पास होंगे, तो अफराद के दरमियान जो है ये दौड़ जो है लगी हुई जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, तो वो जो है वो आसा आसा ख़त्म हो जाएगी। तो मुकाबले का जो रुझान है इश्तराकियत के अंदर जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरमायादाना निज़ाम जो है वो इसको प्रमोट करता है। रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। तो ये जो सिस्टम है, जो सोशलिज्म है, इसमें फ़र्द और माशरे के दरमियान या फ़र्द और रियासत के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसकी नोयत क्या होगी, उसमें क्या है कि जो फ़र्द होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो रियासत के मुफाद के ताबे होगा। यानी रियासत के मुकाबले में फ़र्द को कोई हुकूक हासिल नहीं होंगे, रियासत जो है उसको बरतर हैसियत हासिल होगी और फ़र्द जो है वो अपनी तमाम सलाहियतों को, अपने तमाम वसाइल को रियासत की तरक्की और रियासत की खुशहाली के लिए जो है वो ख़र्च करेगा। और रियासत जो है उसको एक सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पे जो है देखा जाएगा। तो जब इश्तराकी माशरा जो है वो अपने रूज के ऊपर पहुंचेगा तो फ़र्द की कोई इनफरादी हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रियासत इसके बाद का तयन करेगी। फ़र्द जो है उसको बेसिक राइट्स के नाम के ऊपर जो है कोई चीज़ जो है वो डिलीवर नहीं की जाएगी। तो एज ए होल वो सिस्टम का हिस्सा रहेगा और वो अपनी तमाम सलाहियतों को रियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सोशलिज्म है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ताकतवर होती है। आप यूँ कह लें कि एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी जो है वो कायम हो जाती है, उसको तमाम अख्तियारात होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक मजबूत मरकज़ जो है वो कायम होता है जिसको रियासत के तमाम अदारों के ऊपर और तमाम सरगर्मियों के ऊपर जो है मुकम्मल कंट्रोल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। एरेडिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा, उसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं होगी कि तमाम जो ज़राए पैदावार हैं, चाहे वो ज़मीन की शक्ल में हैं, चाहे वो मकान की शक्ल में हैं, चाहे वो दुकान की शक्ल में हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, किसी भी शक्ल में जिससे आमदनी हासिल हो सकती है, उनको कौमी तहवील में दे दिया जाएगा। स्टेट प्रॉपर्टी जो है उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फ़र्द को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी
की इजाज़त नहीं होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे एरेडिकेट कर दी जाएगी। यूनी पार्टी सिस्टम, तो उसमें यूनी पार्टी सिस्टम होगा, एक पार्टी होगी और उस पार्टी के अगेंस्ट किसी को काम करने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी, और वही पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी भी जो है वो शुमार होगी। तो जहाँ जहाँ भी सोशलिज़म होता है वहाँ सिर्फ एक नज़रिए को मानने वाले यानी सोशलिज़म को मानने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। वो लोग जो सोशलिज़म के अगेंस्ट होंगे, सोशलिज़म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकेंगे। तो वन पार्टी रूल जो है वो सोशलिज़म का एक और बुनियादी फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिज़म एज ए माइलस्टोन। तो सोशलिज़म जो है वो एक, आप यूँ समझें कि एक किसी भी माशरे का एक आला तरीन मकसद है कि जब दौलत जो है वो तमाम अफराद जो हैं उनके दरमियान मुसावी तौर पे तकसीम होगी, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ दस्तयाब होंगी, और इस तरह जो है एक आइडियल सोसाइटी जो है वो कायम होगी। तो इस तरह जो है वो जो कम्युनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यही जो है वो किसी भी माशरे का बेसिक गोल होता है और उसके मुताबिक सोसाइटी को जो है वो चलाया जाएगा। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स, तो तमाम लोगों को जो है यकसां मौक़े जो हैं दिए जाएंगे, मुसावी उनको तरक्की के मौक़े दिए जाएंगे, मुसावी सहूलतें होंगी, और किसी किस्म का उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, किसी तबके को प्रिविलेज हासिल नहीं होंगी। तो सबकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो इक्वल होंगी। ये नहीं होगा कि इस तबके के लिए कुछ और है, फ़लाँ तबके के लिए कुछ और है। तो प्रिविलेज क्लास जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासलेस सोसाइटी। तो क्लासलेस सोसाइटी जो है इसका एक और फीचर है कि गैर तबकाती माशरा कायम होगा, उसमें कोई जो है वो हैव नहीं होगा, कोई हैव नॉट नहीं होगा, और माशरती जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा। अमीर और गरीब का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा। उस सोसाइटी के अंदर ना तो कोई अमीर आदमी होगा ना ही कोई गरीब आदमी होगा, तमाम का स्टेटस जो है वो बराबर होगा। मेहनतकश जो होंगे और जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनके काम के मुताबिक जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। इस बात का तयन स्टेट करेगी कि किस फ़र्द के अंदर कौन सी सलाहियत है और उसे कौन सा काम लेना है और उसको क्या मुआवजा देना है, इस बात का तयन जो है वो स्टेट करेगी। तो गोया एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो कायम हो जाएगी। नेक्स्ट है एरेडिकेशन ऑफ मोनोपोली। तो जो मोनोपोली है, जो इस्तेसाल करने वाली जो मोनोपोली है, जारादारी जो है वो इसका ख़त्म हो जाता है। जिस तरह सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जो है आप देखते हैं कि जो सरमायादार होते हैं वो अपनी मोनोपोली कायम कर लेते हैं, चीज़ों के ऊपर उनकी मोनोपोली होती है, जिस चीज़ का चाहते हैं उसकी किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ा देते हैं, उनका कंट्रोल होता है और स्टेट उनके सामने बेबस होती है। तो इसमें क्या होगा कि जब सरमायादार नहीं होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा, हर चीज़ रियासत के कंट्रोल में होगी, तो फिर किसी भी तबके की जो है वो मुनाफी नहीं होगी और ना ही कोई तबका दूसरे तबके का जो है वो इस्तेसाल कर सकेगा, और इस तरह जो है एक आइडियल सोसाइटी जो है वो इसकी मदद से कायम होगी। ये इस नज़रिए के हामियों का कहना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ जो है अभी आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने का मौका मिला। इस वीडियो के अंदर जो है आपको थोड़ा सा आई थिंक डिस्टर्बेंस भी हुई होगी, सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी कावश जो है वो पसंद आएगी। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का हमेशा की तरह हमें इस बार भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो होता है वो हमारी हकीकी मायनों में रहनुमाई कर रहा होता है, और उसी की मदद से जो है हम अपने काम को आगे लेकर चलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और आप उसूल इल्म के मैं इसको तो कठिन सफ़र कहता हूँ, मुश्किल सफ़र कहता हूँ कि, और इस पे जो आप गमज़न हैं, अल्लाह ताला इसमें आपको आसानियत अता फरमाए और आपके अंदर उसूल इल्म का शौक़ जो है उसको बढ़ाए, ताकि ये मुश्किल सफ़र जो है ये आसान हो जाए और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। एक मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि इल्म हासिल करना जो है इससे इसको एज़ ए प्लेयर लेना चाहिए, इसको एज़ ए पेन नहीं लेना चाहिए। जब आप इसको एज़ ए प्लेयर लेंगे तो फिर आपके लिए ये सारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।